Crude oil has been discussed multiple times. It is a very important commodity. People do trade crude oil. Why it is very important? क्रूड ऑयल इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल द कमोडिटीज। क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो दुनिया में ऑलमोस्ट हर चीज के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। क्रूड ऑयल यूज होता है नेचुरल गैस की प्रोडक्शन में, गोल्ड की प्रोडक्शन में, सिल्वर की प्रोडक्शन में। तो दुनिया में अभी तक जितने वॉर्स लड़े गए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, वो क्रूड की वजह से लड़े गए। जो दोनों भी टाइप का एफएनओ नहीं करते, ना इक्विटी का ना ही कमोडिटीज का, तो इसमें क्या टाइप के चार्जेस होंगे? पूरी दुनिया भर के अंदर 100 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस होता है एक दिन के अंदर। इस तरह से एक ट्रेडर को क्रूड के फंडामेंटल्स को देखना चाहिए। प्राइसेस आ रहे हैं वो यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड है, तो यूएस की स्ट्रेटजी क्या है, यूएस का डॉलर किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सारी चीजें क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर इंपैक्ट करती हैं। क्रूड वर्सेस निफ्टी की भी कोई स्टोरी है क्या? क्रूड वर्सेस गोल्ड की भी कोई स्टोरी है? हेलो हिमांशु जी, वेरी वेरी वेलकम टू यू ऑन धन प्लेटफॉर्म। अ न्यू बिगिनिंग, something which we really wanted to do always for our users, which is a knowledge and commodities knowledge, and I think there is nobody better than you to do this with us. So I'm sure everybody is very happy to listen to you over here. So crude oil has been discussed multiple times. It is a very important commodity. People want to trade crude oil, and people do trade crude oil. So why it is very important? Why it is seen as a very crucial commodity to trade? इसको क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है ट्रेड्स के लिए? ओके, सो थैंक यू सो मच स्वप्निल जी फॉर हैविंग मी टुडे और अलाउइंग मी टू शेयर माय जो भी मैंने एक्सपीरियंस अभी तक लिया है कमोडिटी मार्केट का। सो क्रूड ऑयल इफ़ वी से देखो, वैसे तो दुनिया भर में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, वो है गोल्ड, सबसे पुराना जो ट्रेड हो रहा है, लेकिन स्टिल क्रूड ऑयल इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल द कमोडिटीज़। उसका रीज़न ये है कि गोल्ड के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो वो क्रूड के प्राइसेस को डिटरमाइन नहीं कर सकता, लेकिन अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो दुनिया में ऑलमोस्ट हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर। मैं सारे अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। आपको मालूम है दुनिया में जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है ना, उन सब में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रूड ऑयल यूज़ हो रहा है। अब आप ये सोचो कि अगर क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है तो इन सबकी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इवन क्रूड की प्रोडक्शन में भी क्रूड यूज़ हो रहा होता है। तो अगर क्रूड की प्रोडक्शन में भी क्रूड यूज़ हो रहा है और क्रूड अगर महंगा हो जाता है तो एक्सपोनेंशियल इंपैक्ट आता है इस चीज़ का। क्रूड यूज़ होता है क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, हर जगह पावर जनरेशन हो रही है, तो वो पावर यूज़ हो रही है। तो क्रूड ऑयल यूज़ होता है नेचुरल गैस की प्रोडक्शन में, गोल्ड की प्रोडक्शन में, सिल्वर की प्रोडक्शन में, वीट, मेज़, राइस, इन सारी चीज़ों की प्रोडक्शन में। तो जब क्रूड महंगा होता है तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती हैं। तो ये एक ऐसा इकलौता प्रोडक्ट है जिसका पॉजिटिव कोरिलेशन है ऑलमोस्ट सारी कमोडिटीज़ के साथ। इसीलिए क्रूड इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल द कमोडिटीज़। तो क्रूड का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ये प्रोडक्ट महंगा हो गया, और महंगे सस्ते की डेफिनेशन क्या होती है वो हम थोड़ी देर में भी बात भी कर लेंगे, लेकिन अगर क्रूड महंगा हो गया तो इसका मतलब आप मान के चलिए सब कुछ ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। तो जब क्रूड महंगा होना शुरू हो जाएगा तो गोल्ड के प्राइसेस भी यहाँ से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्रूड इज़ द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड गोल्ड इज़ अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो जब क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म में बियॉन्ड अ लिमिट, तो गोल्ड के प्राइसेस को भी बूस्ट मिल सकता है। सो इसीलिए क्रूड बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी हो जाती है। पहली बात तो दुनिया में अभी तक जितने वॉर्स लड़े गए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो क्रूड की वजह से लड़े गए हैं। इकलौती कमोडिटी है। गोल्ड की वजह से कोई नहीं लड़ा, जबकि गोल्ड सारी पूरी दुनिया एक्यूमुलेट कर रहे हैं। सिल्वर की वजह से कोई नहीं लड़ा अभी तक। एग्रीकल्चर, थैंकफुली एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की वजह से कोई नहीं लड़ा, और थैंकफुली अभी तक वाटर की वजह से भी कोई नहीं लड़ा, जो हमारी जीवन जीने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन क्रूड की वजह से बहुत सारे वॉर्स हो चुके हैं। तो अनडाउटेडली क्रूड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी फॉर दिस एंटायर वर्ल्ड एंड ऑल्सो मोर सो इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनेंशियल मार्केट्स। अगर क्रूड इकलौती कमोडिटी ऐसी है जो क्राइसिस का कारण बन सकती है, पूरी दुनिया के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को हिला के रख सकती है, वो इकलौता प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल। इसीलिए क्रूड ऑयल इज़ वन टॉपिक जिसके ऊपर बात करना तो बनता है, जिसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करनी बनती है। किस तरीके से ये हमें इम्पैक्ट करती है, किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट्स को इम्पैक्ट करती है, कंट्रीज़ को इम्पैक्ट करती है, कंपनीज़ को इम्पैक्ट करती है, इंडिविजुअल्स को इम्पैक्ट करती है। आप सोच के देखिए, और कोई कमोडिटी नहीं है और कोई इक्विटी नहीं है। करेंसी हो सकती है, लेकिन करेंसी के अलावा, डॉलर के अलावा और कुछ नहीं है जो हर चीज़ को इम्पैक्ट करती है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। इसीलिए क्रूड बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। बहुत शानदार। तो क्या मैं इसको अलग तरह से पूछ सकता हूँ, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो क्रूड से रिलेटेड नहीं है, जिसका इम्पैक्ट क्रूड पर नहीं और क्रूड का इम्पैक्ट उस पर नहीं है? क्रूड पे तो बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आप ऐसे समझिए कि ये तो शेर है। तो
चूहा क्या कर रहा है, बिल्ली क्या कर रही है, उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर, शेयर के ऊपर नहीं आएगा, लेकिन शेयर का इम्पैक्ट बाकी सब चीज़ों के ऊपर जरूर आएगा। तो डायरेक्टली कभी कभी डॉलर पे हो सकता है इम्पैक्ट ना डाले, क्योंकि डॉलर इसको इम्पैक्ट कर रहा होता है, तो वो शेयर की वाइफ हो गई कि उसको, उससे शेयर डर के रहेगा। लेकिन ब्रॉडली आप समझ के चलिए कि क्रूड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे जो हर चीज़ को इम्पैक्ट करता है, और कम चीज़ों से खुद इम्पैक्ट होता है, कंट्री से इम्पैक्ट होता है, कंट्री की पॉलिसी से इम्पैक्ट हो सकता है, स्पेशली जो इसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। एंड फॉर दैट मैटर सबको ये लगता है कि सऊदी अरेबिया क्रूड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जबकि आज के डेट में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यूएस है उसका। पूरी दुनिया भर के अंदर 100 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस होता है एक दिन के अंदर, इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 17 से 20 मिलियन बैरल अकेला यूएस प्रोड्यूस करता है। तो यूएस इज़ द ड्राइवर ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस। फॉर दैट मैटर सऊदी अरेबिया भी है, ओपेक की कंट्रीज़ भी हैं, लेकिन तो ये कंट्रीज़ जो हैं ये क्रूड को ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। डॉलर क्रूड पे इम्पैक्ट डालता है, बाकी सब चीज़ों पे क्रूड खुद संभाल लेता है। तो यहाँ से पूरी जो बेटन है वो क्रूड ऑयल के हाथ में आ जाती है, उसके बाद वो पूरी दुनिया चला रहा होता है। ओह, तो जब आप क्रूड की बात कर रहे हैं और यूएस की तरफ ये मतलब जो प्रोडक्शन है, तो इतनी जो प्रोडक्शन हो रही है इसमें कंजम्पशन स्टोरी जो है वो क्या है, मतलब इसकी कंजम्पशन कहाँ है, वो आर द हाईएस्ट यूजर्स? तो हम यूएस के बारे में ज़्यादा इसलिए भी नहीं सुनते हैं, हमें यही पता है कि सऊदी अरेबिया बड़ा प्रोड्यूसर है, जबकि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यूएस है, क्योंकि यूएस सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। तो अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं अगर ब्रॉडर नंबर कि अगर 20 मिलियन बैरल यूएस प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें से 17-18 के आसपास यूएस कंज्यूम भी कर रहा है। ओके। तो यूएस सबसे बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है, कभी कभी बनता है, बट ब्रॉडली सबसे बड़ा एक्सपोर्टर सऊदी अरेबिया है। इसीलिए प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा सऊदी अरेबिया भी डाल देता है, और सऊदी अरेबिया टीम में काम करता है, एज इन ओपेक नेशंस है। तो कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कंज्यूमर हमारा यूएस हो गया, उसके बाद हमारा कंज्यूमर चाइना हो गया, फिर जापान हो गया, इंडिया हो गया। तो ब्रॉडली ले लें तो 17-18 या 15-16 मिलियन बैरल्स के आसपास यूएस कंज्यूम करता है। फिर उसके बाद जापान की बात करें तो 4-5 या चाइना की बात करें तो 4-5-6 मिलियन बैरल्स के आसपास वो कंज्यूम करता है। 4-4.5 मिलियन बैरल्स के आसपास इंडिया कंज्यूम करता है। नंबर्स एक आधा मिलियन बैरल ऊपर नीचे हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं लास्ट ईयर या कुछ 1-1.5 साल पहले का डेटा यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, बट हर साल वो डेटा चेंज होता रहता है, हर महीने भी चेंज होता रहता है। इंडिया इज़ अ लार्ज कंज्यूमर, हम तकरीबन 4-4.5 मिलियन बैरल्स के आसपास कंज्यूम करते हैं। सबसे बड़ा कंज्यूमर यूएस है, फिर चाइना है, जापान है, तो ये बड़े बड़े सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं। थैंक यू। जैसे क्रूड की हम बात कर रहे हैं, काफ़ी सारी फंडामेंटल डिस्कशंस के तरफ मैं चाहूँगा कि आप यूज़र्स को हेल्प करें, क्योंकि मैं देखता हूँ आज के डेट में काफ़ी सारे लोग जो बात कर रहे होते हैं वो सिर्फ ट्रेड्स पर बात कर रहे होते हैं, और मेरा ऐसा मानना है, आप मुझे प्लीज़ करेक्ट करिएगा, कि कमोडिटीज़ में जब भी कोई ट्रेड किया जाता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके फंडामेंटल्स को या उसके पैटर्न को, उसके प्रोडक्शन के तरीके को, कंजम्पशन के तरीक़ों को, वेदर, जो भी एप्लीकेबल आइटम्स होते हैं उनको देखा जाना चाहिए। तो जब बात क्रूड की हो रही हो तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक ट्रेडर को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि ठीक है, चार्ट तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, हम प्लेटफॉर्म पर आकर देख ही सकते हैं, स्ट्रैटेजीज समझ सकते हैं, और हम आपसे समझना भी चाहेंगे बिकॉज आप एक प्रो ट्रेडर है, प्रूवन स्ट्रैटेजीज है आपकी काफ़ी समय से। पर उसके पहले क्या थोड़ा लाइट, आप थोड़ा प्रकाश दे पाएंगे कि किस तरह से एक ट्रेडर को क्रूड के फंडामेंटल्स को देखना चाहिए? ओके, सो ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत कम लोग जो है, सभी लोगों का फोकस ट्रेडिंग की तरफ रहता है। एज इन ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि उससे वो पैसा कमाते हैं, लेकिन ये ट्रेड बन क्यों रहा है उसके पीछे उसके फंडामेंटल्स होते हैं। अगर हम फंडामेंटल समझ जाएंगे तो ट्रेड करना डेफिनेटली आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो अगर हम क्रूड के फंडामेंटल को समझे तो सबसे पहली चीज़, तो मैं बिल्कुल कोर फंडामेंटल पे चलता हूँ पहले यहाँ पर, जो एनीवेज हम सब लोग जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें हमारे काम आएंगी। हम सबको लगता है कि दुनिया भर में जितना भी क्रूड ऑयल मिल रहा है वो सारा सेम है, वो सेम नहीं है। आप ये सोचिए, क्रूड बना कैसे? जब मिलियंस या बिलियंस या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, जब फॉर एग्जांपल फ्लोरा किसी कंट्री का, फौना, पेड़ पौधे, जानवर ज़मीन के नीचे दबे, अर्थक्वेक आया है, कुछ भी आया, तो प्रेशर हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, उसकी वजह से प्रेशर में आपका जो प्रोडक्ट्स थे वो क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो गए। अब जो प्रेशर रशिया में पड़ा और जो प्रेशर अमेरिका में ज़मीन के नीचे पड़ा, या फॉर दैट मैटर ईरान में पड़ा, इराक में पड़ा, क्या वो प्रेशर सेम था? नहीं था। क्या उनका फ्लोरा फौना सेम था? वो भी अलग अलग थे। तो क्रूड की क्वालिटी, हम वर्ड तो क्रूड ऑयल बोल देते हैं, लेकिन सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है, सबकी विस्कोसिटी अलग अलग होती है, सबका सल्फर कंटेंट जिससे उसकी स्वीटनेस या सारनेस कंसिडर की जाती है वो अलग अलग होती है।
तो ऑब्वियसली हम उसको टेस्ट करके नहीं देखेंगे, पहले किया जाता था, अभी तो मीटर्स आ गए हैं। तो बेसिकली अच्छे लेवल का, अच्छी क्वालिटी का क्रूड ऑयल होता है जिसकी विस्कोसिटी कम होती है, जो ज़्यादा थिक नहीं होता है, और सल्फर कंटेंट भी कम होता है। और ये क्रूड होता है आपका WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये यूएस की तरफ प्रोड्यूस होता है। तो यूएस में जो WTI होता है, ये एक काइंड ऑफ बेंचमार्क है पूरी दुनिया के लिए क्रूड के प्राइसेस का। वहीं दूसरा बेंचमार्क जो है वो नॉर्वे, यूके के आसपास जो प्रोड्यूस होता है वो है ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड भी बहुत ही हाई क्वालिटी का क्रूड होता है, इसकी भी विस्कोसिटी अच्छी होती है, एज एन लाइट होता है ये वाला भी, और इसमें भी सल्फर कंटेंट कम होता है रिलेटिव टू रशिया या ईरान या इराक या दुबई, ओमान वालों से। तो ये दोनों सबसे या बहुत अच्छी क्वालिटी के क्रूड ऑयल होते हैं, और ये दुनिया में बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में या फिर फिजिकल मार्केट्स के अंदर। ओके। तो ये हुए दो टाइप के क्रूड ऑयल जो हमें हर जगह में मिलते हैं, WTI क्रूड ऑयल हो गया और ब्रेंट क्रूड ऑयल हो गया। तो ये हो गई हमारी इनकी क्वालिटी। अब ये क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कौन कर रहा है? तो रशिया एक बड़ा प्रोड्यूसर है, यूएस एक बड़ा प्रोड्यूसर है, सऊदी अरेबिया बड़ा प्रोड्यूसर है, ओपेक के अप्रॉक्सीमेटली 13 नेशंस जो हैं वो इसके बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। तो फंडामेंटल अगर हम इसका देखें तो इसकी प्रोडक्शन साइड पे आ जाते हैं आपके यूएस, यूके, कनाडा, मेक्सिको, रशिया, ओपेक के कुछ नेशंस, ओपेक में मिडल ईस्ट भी आता है, कुछ नेशंस अफ्रीका के भी आते हैं और कुछ साउथ अमेरिका के भी आते हैं। तो ये हो गए बड़े प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके फंडामेंटल्स को ड्राइव करने के लिए कुछ फैक्टर्स जो हैं वो है वेदर कंडीशंस। बहुत कम लोग इसको सोच पाते हैं कि अगर आपका वेदर ख़राब होगा। अच्छा, एक और चीज़ है वेदर के पॉइंट पे आने से पहले, अगर मैं किसी से भी पूछूं यहाँ पर, तो मैं अपने व्यूअर से भी यहाँ पर पूछ लेता हूँ कि आप मुझे बताइए क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कैसे होता है। चांसेस आर वेरी हाई कि 90% लोग यहाँ पर लिखेंगे कि कुएं में से निकलता है, कि मतलब ऑब्वियसली इंडिया से नहीं, बट ईरान में, इराक में कुएं, तेल के कुएं होते हैं। बट यूएस में तो तेल के कुएं नहीं है, रशिया में तो तेल के कुएं नहीं है, इंडिया में नहीं है। तो हम भी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन बैरल्स ऑयल पर डे आउट ऑफ 4.5-5 के आसपास जो हम कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल कैसे आ रहा है? तो ज़मीन के नीचे भी क्रूड ऑयल होता है, एज इन बिना तेल का कुआं खोदे, या समुद्र के नीचे भी आप जब खोदते हैं उसके अंदर, तो पत्थरों के अंदर क्रूड ऑयल फंसा हुआ होता है। तो एक प्रोसेस होता है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या फ्रैकिंग का जो प्रोसेस होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, इससे क्रूड ऑयल निकलता है। तो ये इसके फंडामेंटली दो टाइप के क्रूड ऑयल हो गए, एक जो वेल से निकल रहा है, एक जो यहाँ से निकल रहा है। दोनों की क्वालिटी सेम हो सकती है, लेकिन इनको निकालने की कॉस्ट तो अलग अलग है, प्लस दोनों के लिए वेदर कंडीशन अलग अलग चाहिए। फॉर एग्जांपल, तेल के कुएं से तेल आप कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन ये वाला जो तेल है जिसे हम शेल ऑयल कहते हैं, ये आसानी से नहीं निकलेगा। अगर आपको ज़मीन के नीचे निकालना है और पूरी हर जगह पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो लोग कहाँ से आएंगे? तो वेदर कंडीशंस भी क्रूड पे इम्पैक्ट करती हैं। इंडस्ट्री कंडीशंस, अगर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाती हैं आपकी, तो क्रूड की कंजम्पशन ही नहीं हो पा रही, आपका क्रूड जम रहा है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्रूड के प्राइसेस को इम्पैक्ट करती हैं। तो पहली हो गई इसकी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, कंज्यूमिंग कंट्रीज़, इनकी इकोनॉमी कैसी चल रही है, प्लस वेदर कंडीशंस हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडस्ट्री कंडीशंस हो गई, किसी कंट्री की इकोनॉमी हो गई। तो प्राइमरीली ये सारे फैक्टर्स हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्रूड की इन्वेंट्री, कि कितनी इन्वेंट्री यूएस के पास पड़ी हुई है, क्योंकि यूएस एक बड़ा प्रोड्यूसर है। तो एक इन्वेंट्री का डेटा आता है जिसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। सो इन्वेंट्री कितनी है क्रूड ऑयल के यूएस के पास क्रूड ऑयल की, ये भी बताएगा आपको कि प्राइसेस किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। तो जब आप कह रहे हैं कि यूएस जितना प्रोडक्शन करता है उसका काफ़ी बड़ा पोर्शन वो खुद ही कंज्यूम कर लेता है, तो इज़ इट वाइज फॉर अ ट्रेडर टू ट्रैक दैट डेटा फॉर द यूएस ऑयल प्रोडक्शन? यस, यूएस बीइंग यूएस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अब वो कंज्यूम कितना करेगा वो तो बात का डिस्कशन है, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि आज उसने 20 मिलियन बैरल प्रोड्यूस किया तो सारा 20 आज ही कंज्यूम कर रहा है जी। क्या पता वो आज एक्सपोर्ट कर दे, कल को फ्यूचर में किसी और से इंपोर्ट कर ले, तो साल भर के अंदर तो बड़ी सारी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, काफ़ी ट्रेड स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस, यूएस बहुत सारे वॉर्स में इन्वॉल्व रहता है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, प्लस यूएस की इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रूड ऑयल जो प्राइसेस आ रहे हैं वो यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड है। तो यूएस की स्ट्रैटेजी क्या है, यूएस का डॉलर किस डायरेक्शन में जा रहा है, यूएस के पास इन्वेंट्री कितनी है, ये सारी चीज़ें क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि यूएस इज़ द माई बाप ऑफ दिस एसेट क्लास और दिस पर्टिकुलर कमोडिटी। माई बाप तो एक्चुअली में मिडल ईस्ट हो सकता है उसका, बट मिडल ईस्ट में सारे इट्स अ फ्रेंडशिप ऑफ अनइक्वल्स। अमीर देश भी हैं, गरीब देश भी हैं,
और अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन बैरल्स में से अराउंड 33 मिलियन बैरल्स के आसपास मिडल ईस्ट या फिर ये ओपेक नेशंस प्रोड्यूस करते हैं। अब सोचो ये 13 कंट्रियां मिला के 33 मिलियन बैरल्स कर रही हैं और यूएस अकेला 17, 18 या 20 के आसपास कर रहा है, तो यूएस इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो अब तो और ये सारे अपनी इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे हैं, एज एन ऐसा कोई फॉर्मल डेटा नहीं आता। तो जो इकलौता डेटा आ रहा है तो एक ट्रेडर उसी को ट्रेड करके या उसी को ट्रैक करके अपनी इन्फॉर्मेशन को दुरुस्त कर सकता है और उसके बेसिस पे वो ट्रेड ले सकता है। इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर डेटा, बेसिकली इससे अच्छा कोई डेटा है ही नहीं हमारे पास ट्रैक करने के लिए। तो क्या मिडिल ईस्ट का कोई डेटा हमें देखने मिल सकता है या देखने मिलता है? नहीं, कोई खास मेरी नॉलेज में तो नहीं है, हो सकता है कुछ आता हो, लेकिन आपकी नॉलेज में नहीं है तो डेफिनेटली नहीं होगा। नहीं, और भी डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन आई हैव बीन ट्रैकिंग क्रूड ऑयल फॉर ऑलमोस्ट 15, 16, 17 ईयर्स नाउ। तो ऐसा कोई डेटा नहीं मिला मुझे अभी तक जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को इम्पैक्ट करे। ओपेक की मीटिंग होती है साल में 2 बार, मई जून के टाइम पर और नवंबर दिसंबर के टाइम पर, मतलब किसी एक टाइम पर इन दोनों महीनों में से। ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये बताती है कि क्रूड की सप्लाई कैसी रहेगी इनकी। तो अगर ये क्रूड की सप्लाई बढ़ा देंगे, अगर ये बोलते हैं कि हम फॉर एग्जांपल अपनी प्रोडक्शन को 33 से बढ़ाकर 34 करने वाले हैं आने वाले 6 महीनों के अंदर। मज़े की बात वैसे ये है कि ये बिना बताए भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसे बता के ये मार्केट को सिग्नल दे देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। वो चाहे तो इसको फॉलो करें या ना करें, कोई ऐसा मैंडेट नहीं है उनके ऊपर, लेकिन ब्रॉडली टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी वो ऐसा डेटा आपको प्रोवाइड करते हैं। सो अगर ये प्रोडक्शन यहाँ से बढ़ाने के बारे में सोचते हैं या ऐसा डिक्लेयर करते हैं तो इसका इंपैक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस के ऊपर नेगेटिव होता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, डिपेंड करता है कितनी प्रोडक्शन बढ़ने वाली है। और अगर ये प्रोडक्शन को कम करने की सोच रहे हैं और ऐसा डिक्लेरेशन देते हैं, ऐसा डिसाइड करते हैं सारे, तो इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मिडल ईस्ट के और कोई डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिडल ईस्ट में काफ़ी सारी कंट्रीज़ में वॉर्स हैज़ बिकम अ कॉमन फिनोमिनन फॉर द लास्ट फ्यू डेज। पिछले एक डेकेड की अगर मैं बात करूं या 10, 12, 13 साल की बात करूं, जी बिल्कुल, तो 3, 4, 5 वॉर्स तो चाहे छोटे बड़े, लेकिन वो देखने को बार बार मिले हैं, जिसकी वजह से क्रूड प्राइसेस के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट आया है, जो मैंने अपने करियर में देखा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, तो होना नहीं चाहिए वॉर का भी डेटा पॉइंट, बट देन जो है सो है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस यूएस का जो इन्वेंट्री डेटा आता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल को लिए वीकली डेटा और कोई भी नहीं है। काफ़ी सारे अच्छे फंडामेंटल्स की इन्फॉर्मेशन दी आपने। इससे पहले कि हम ट्रेडिंग और टेक्निकल पर्सपेक्टिव की तरफ बढ़े, एक सवाल जो मीडिया में काफ़ी छाया होता है हमेशा, कच्चे तेलों के आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से डॉलर रुपी डॉलर पेयर पर इम्पैक्ट्स, क्या है ये, क्या होता है? और ये जिस तरह आप बता रहे थे कि इंटरनेशनल डॉलर डिनोमिनेशंस में ये प्राइजेस दी है, तो इसको कैसे कन्वर्ट कर दे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे प्लीज़? श्योर। तो इंटरनेशनल मार्केट में फॉर एग्जांपल क्रूड के प्राइसेस चल रहे हैं लेट अस से $70 पर बैरल। तो ऑयल जो होता है वो बैरल्स में होता है। 1 बैरल इज इक्वल टू 158.98 लीटर्स, मोटा मोटा 160 लीटर मान लेते हैं हम इसका। वैसे बैरल्स भी अलग अलग होते हैं। बैरल वो जो बॉक्स होता है जो अमिताभ बच्चन की पिक्चरों में पुराने टाइम पे आया करते थे। अब वाटर के बैरल में अलग क्वांटिटी ऑफ वाटर आएगा, देन ऑयल के बैरल में अलग क्वांटिटी ऑफ ऑयल आएगा, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो इसके एक बैरल में तकरीबन 160 लीटर ऑफ क्रूड ऑयल आता है मोटा मोटा। अब वहाँ पर जो प्राइसेस चल रहे हैं वो चल रहे हैं $70 पर बैरल। इंडिया में प्राइस चल रहा है रुपीस पर बैरल में, और डॉलर टू रुपी का जो नंबर चल रहा है आज की डेट में, मान लेते हैं अभी के लिए वो 80 चल रहा है, राउंड नंबर। तो MCX पे जो प्राइसेस आपके ट्रेड हो रहे होंगे वो आ जाएंगे 5,600 रुपीज़ पर बैरल। अब अगर क्रूड के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए, मान लेते हैं USD INR सेम रहा, क्रूड के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए, तो इंडियन प्राइसेस ऑटोमेटिकली सेम प्रोपोर्शन में बढ़ जाएंगे। क्रूड के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में सेम रहे लेकिन रुपी डेप्रिशिएट हो गया, तो जो आपने वर्ड यूज़ किया आयात किया निर्यात किया, तो अगर इंडिया ने बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर लिया और या फिर फॉर सम रीज़न इंडिया का रुपी डेप्रिशिएट हो गया, तो USD INR की वैल्यू बढ़ गई। पहले 80 रुपये का $1 आया करता था, अभी मान लेते हैं हाइपोथेटिकली 90 रुपये का $1 आ रहा है, 90 रुपीज़ का आ रहा है। तो रुपी ज़्यादा खर्च हो रहे हैं तो रुपी डेप्रिशिएट हो गया। तो अब इंटरनेशनल मार्केट में वो $70 का ही है, लेकिन इंडिया में इसका प्राइस 70 × 90 6,300 रुपीज़ पर बैरल में आ जाएगा। तो मतलब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारे लिए क्रूड महंगा हो जाएगा, अगर USD INR की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे लिए क्रूड महंगा हो जाएगा, और इंडिया की कंडीशन अगर इंप्रूव होगी इकोनॉमिकली तो USD INR की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि रुपये अप्रिशिएट करेगा। इंडिया की सिचुएशन इकोनॉमिकली थोड़ी डिटेरियोरेट होती है अगर, तो USD INR की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब अगर इंडिया ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए हैं, महंगे रेट पे कर रहा है, तो USD INR का भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो क्रूड के प्राइसेस इंडिया में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये मैं ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। आप सोचिए इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए,
तो इंडिया का इंपोर्ट महंगा हो गया। इंडिया का इंपोर्ट महंगा हो गया तो हमारा रुपी डेप्रिशिएट करेगा, यूएसडीआरआर की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये हमारे लिए डबल नेगेटिव हो गया। इसकी वजह से इंडिया में क्रूड के प्राइसेस यहाँ पर डोमेस्टिकली और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब अगर आपके लिए क्रूड महंगा हो जाएगा और आप इंडस्ट्री चलाते हैं तो आपकी इंडस्ट्री के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, ये आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट करेगा और दोबारा। तो क्रूड का महंगा होना इंडिया के लिए इज़ अ कर्स। अगर क्रूड 60 से 80 डॉलर्स के बीच में है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रेंज हम डिस्कस करेंगे, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, ये चेंज भी हो सकता है नंबर, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैंने जो नोटिस किया है अप्रॉक्सीमेटली 60 से 80 डॉलर्स के बीच में इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड रहता है और इंडियन रुपी एक डिसेंट लेवल से डेप्रिशिएट हो रहा है, इंडियन रुपी को हमने हमेशा डेप्रिशिएट होते हुए देखा है लॉन्ग टर्म के अंदर, अगर डिसेंट लेवल पर डेप्रिशिएट हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम दो केसेस में से किसी एक में आती है, दोनों में आती है। अगर वॉर शुरू हो जाता है कहीं पर तो ये क्रूड के प्राइसेस शूट अप कर जाएंगे, इसकी वजह से हमारा क्रूड ऑयल यहाँ पर महंगा हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट आएगा। दूसरा, कुछ भी नहीं हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन फॉर सम रीज़न मेरा रुपी डेप्रिशिएट हो गया, तो यहाँ पर फिर क्रूड महंगा हो जाएगा, फिर हमारे बजट के ऊपर इंपैक्ट आएगा, फिर हमारी इकोनॉमी के लिए ख़राब है। एज अ ट्रेडर मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल को लॉन्ग कर सकता हूँ। अगर सब बढ़िया चल रहा है तो एज अ ट्रेडर मैं क्रूड ऑयल को शॉर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि क्रूड एक सिक्लिकल काइंड ऑफ प्रोडक्ट है। आप नोटिस करेंगे वो इस तरीके से ट्रेड करता है साइकिल्स की फॉर्म में। अगर सब अच्छा चल रहा है तो क्रूड के प्राइसेस 60 से 80 डॉलर्स के बीच में रहते हैं दुनिया भर के अंदर। अगर कहीं पर भी वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप होती है तो 80 से ऊपर प्राइसेस चले जाते हैं। दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो 80 से ऊपर प्राइसेस चले जाते हैं। अगर दुनिया में रिसेशन आता है तो प्राइसेस 60 से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि क्रूड की डिमांड ही नहीं है। अब आपकी इंडस्ट्रीज़ को चाहिए ही नहीं है क्रूड ऑयल। जैसे कोविड के टाइम पर इंडस्ट्रीज़ काम नहीं कर रही थी, एयरलाइंस काम नहीं कर रही थी, तो क्रूड के प्राइसेस नीचे आ गए, तो 60 से गिर के 50 आ गए, 40 आ गए, 30 आ गए। रादर वो तो एक बड़ा ही एक्सट्रीम टाइम था, शायद आपको याद होगा अप्रैल का टाइम था, क्रूड के एक्सपायरी का दिन था, और क्रूड के प्राइसेस वेंट डाउन टू नेगेटिव, -37 के आसपास पर बैरल, और इंडिया में भी नेगेटिव चले गए थे वो प्राइसेस। तो डिमांड अच्छी है, अगर इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर रही है तो क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, डिमांड नहीं है तो क्रूड के प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। तो ब्रॉडली ये फंडामेंटल्स हैं। जी, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आपकी बात से, हमने क्रूड के फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, कहाँ क्रूड का प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ उसकी कंजम्पशन हो रही है, और क्या चीज़ें जो क्रूड को ड्राइव कर रही है, वेदर से लेकर सारी चीज़ें। तो और उसके साथ हमने ये भी सीखा कि कैसे आप रुपी पर इम्पैक्ट आ रहा है, और कैसे हमें रुपी को भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर क्रूड में ट्रेड करना है तो डॉलर रुपी पेयर को भी देखना ज़रूरी है। तो इसके अलावा क्या आप ये कहना चाहेंगे कि कोई इंडेक्स का क्रूड वर्सेस निफ्टी की भी कोई स्टोरी है क्या? क्रूड वर्सेस जैसे डॉलर की स्टोरी है, क्या क्रूड वर्सेस गोल्ड की भी कोई स्टोरी है? अगर कोई स्टोरी है, कोई कोरिलेशन है, तो ज़रूर प्लीज़ बताएं। हाँ, तो ये स्टोरी जो है बहुत इजी नहीं है स्टोरी समझनी, स्पेशली निफ्टी के साथ वाली स्टोरी। तो ऐसा नहीं है कि क्रूड बढ़ेगा तो निफ्टी की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। अगर 60 से 80 के बीच में क्रूड है तो ये एक डिसेंट लेवल है क्रूड के प्राइसेस का। इस समय निफ्टी के लिए अच्छा टाइम चल रहा होगा यहाँ पर। अगर 80 से ऊपर क्रूड चला जाता है इंटरनेशनल मार्केट में तो ये निफ्टी के लिए ख़राब है। उसका रीज़न ये है कि क्रूड महंगा होगा, हमारे बजट पे कंस्ट्रेंट आएगा, हमारे बजट पे इंपैक्ट आएगा। मोस्टली हमारे बजट में जब 1 फरवरी को बजट आता है तो उसमें आप नोटिस करेंगे हमारे क्रूड का जो एवरेज प्राइस एज्यूम किया जाता है पूरे साल भर के लिए वो $60 के आसपास का किया जाता है। $60-70 के आसपास के बीच में कुछ नंबर होता है ऑलमोस्ट हर साल। तो अगर ये प्राइसेस 80 से ऊपर चले जाएंगे तो इसका मतलब हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि हमारा डेफिसिट बढ़ेगा इसकी वजह से। तो ये निफ्टी के लिए अच्छा नहीं है। फिर आपका एक काउंटर क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि फिर 50 से नीचे जाना या 60 से नीचे जाना, ये तो बहुत अच्छा है, ये इंपोर्ट के लिए तो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्रूड के प्राइसेस 60 से नीचे तब जाते हैं जब इकोनॉमी रिसेशन में जाती है, तो वो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। फॉर एग्जांपल यूएस रिसेशन में जा रहा है तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि वो मेरा क्लाइंट है, वो मेरे को बिजनेस देना बंद कर देगा। अगर इंडिया खुद रिसेशन में जाता है, फॉर्चुनेटली जो कई सालों से नहीं हुआ एंड गॉड फॉरबिड के कभी हो भी, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो भी क्रूड के प्राइसेस तो कम हो गए, हम क्रूड तो कम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत भी तो नहीं है हमारे यहाँ पर। तो 60 से 80 के बीच में मैंने नोटिस किया है कि निफ्टी के लिए कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के बियॉन्ड जाना, नीचे या ऊपर जाना, ये निफ्टी के लिए मोस्टली ख़राब होता है फॉर सम रीज़न और द अदर। अब आती है बात गोल्ड की। गोल्ड के साथ रिलेशनशिप आसान है समझना आपके लिए। मैंने स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट बोली थी, क्रूड ऑयल इज़ द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड गोल्ड इज़ अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। यस, मतलब क्रूड ऑयल इन्फ्लेशन कॉज करता है, और जब इन्फ्लेशन होती है तो दुनिया गोल्ड की तरफ भागती है, क्योंकि इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है कि आपकी करेंसी अपनी परचेजिंग पावर खो देगी।
तो अगर आपका डॉलर, रुपी, पाउंड, येन अपनी परचेजिंग पावर खो देगा, तो किसने परचेजिंग पावर मेंटेन की? गोल्ड ने। तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे होंगे। तो जब कभी भी क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे, गोल्ड के प्राइसेस मोस्ट लाइकली बढ़ेंगे। तो अगर क्रूड 60 से ऊपर, 70 से ऊपर, 80 से ऊपर, 90 से ऊपर, 100 से ऊपर इस तरीके से जाएगा, तो गोल्ड के प्राइसेस ऐसे शार्पली निकल जाएंगे, क्योंकि लोग इस इन्फ्लेशन से हेज करने के लिए अपने आप को गोल्ड परचेज करते हैं। वाह। तो गोल्ड के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप। ओके, सुपर। तो अब बढ़ते टेक्निकल्स की ओर। आप बता रहे थे कि क्रूड में काफ़ी बड़े लेवल पे बड़ी मात्रा में वॉल्यूम्स होते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में कौन सा ऐसा मार्केट है जो काफ़ी बड़ा है और जहाँ से इंडियन मार्केट की प्राइसेस डिराइव हो रही है? सबसे बड़ा जो एक्सचेंज है दुनिया भर के अंदर क्रूड ऑयल का, वो है नाइमेक्स, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज। तो न्यूयॉर्क का यूएस का एक्सचेंज है। हम सिर्फ इंडिया में हम MCX और NSE 2 एक्सचेंजेस पे क्रूड ऑयल यहाँ पर ट्रेड होता है, जिसमें से MCX में सबसे बड़ा वॉल्यूम आता है यहाँ पर आपका। सो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल ट्रेड हो रहा है, इंडिया में हम उसको सिर्फ रुपी में कन्वर्ट करा के ट्रेड करा रहे हैं। तो नाइमेक्स के प्राइसेस इज इक्वल टू रुपी कन्वर्टेड MCX के प्राइसेस। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर वहाँ प्राइसेस बढ़ेंगे तो यहाँ प्राइसेस बढ़ेंगे, वहाँ कम होंगे तो यहाँ पर कम हो उसकी क्या टाइमिंग होती है मार्केट्स की, नाइमेक्स की? नाइमेक्स की टाइमिंग मोस्टली, आई मीन ब्रॉडली स्पीकिंग 24 आवर्स होती है, मंडे टू फ्राइडे। लेकिन सबसे बड़ा जो वॉल्यूम आता है वो आता है वैसे सुबह के टाइम पर, IST के अकॉर्डिंग, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग सुबह के टाइम पर वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है वहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा जो वॉल्यूम आता है वो आता है शाम को। तो इंडिया के टाइमिंग के अकॉर्डिंग शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, जब US ओपन होता है और US के वॉल्यूम्स पीक पे होते हैं, ऐसे टाइम पर WTI का वॉल्यूम अपनी पीक पे रहता है और मूवमेंट्स भी और फंडामेंटल फैक्टर भी उस समय सबसे ज़्यादा रहते हैं। दोपहर के टाइम पर जब UK ओपन होता है, हमारी दोपहर के टाइम पे जब UK ओपन होता है, तो ब्रेंट में लिक्विडिटी आनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब जब UK, यूरोप, US ये वाला टाइम जब ओपन होता है अप्रॉक्सीमेटली 11-12 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, तब से लेकर रात को 9 से 10 बजे तक आपके क्रूड ऑयल में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी और काइंड ऑफ डिजायर्ड वॉलिटिलिटी रहती है। अनएक्सपेक्टेड वॉलिटिलिटी किसी कारण की वजह से आ सकती है, जैसे वेंसडे को इन्वेंट्री डेटा आता है, उस समय हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई और ओपेक का डेटा आ गया, ओपेक का अगर मीटिंग का डेटा आ रहा है कोई आपका, या फिर ओपेक के किसी मेंबर नेशन ने कोई स्टेटमेंट दी है, ईरान ने कोई स्टेटमेंट दी है या किसी और कंट्री ने स्टेटमेंट दी है, तो उसकी वजह से डेटा आ जाता है या कोई न्यूज़ आ जाती है। बट ब्रॉडली सुबह 11-12 बजे से लेकर शाम को 9-10 बजे तक आपका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है इस पीरियड के अंदर, और इसी पीरियड में सबसे ज़्यादा हमारी जो ट्रेडिंग होती है क्रूड ऑयल की, ट्रेडिंग तो 24 घंटे हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस पीरियड के अंदर आ रहा है। तो काफ़ी अच्छी चर्चा रही क्रूड के फंडामेंटल्स को लेके। तो काफ़ी बड़ी मार्केट क्रूड की, या मतलब मार्केट इंडिया में भी कमोडिटी की मार्केट बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 2.5 लाख करोड़ का वॉल्यूम कमोडिटीज़ में हो रहा है एज एन एवरेज डेली टर्नओवर, जहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में मतलब अगर ऑप्शंस की बात करें तो शायद 40% से ज़्यादा और फ्यूचर्स में लगभग 20-25% के आसपास क्रूड ऑयल में ट्रेड हो रहा है। उसके कारण तो आपने बता दिए, लेकिन क्या प्रोडक्ट्स है जिसके तरफ एक रिटेल ट्रेडर ने अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, एंड कैन यू जस्ट डिटेल देम लिटिल बिट फॉर एवरीबडी? सो कमोडिटी मार्केट की ना एक बहुत अच्छी बात है कि कमोडिटी मार्केट में हर टाइप के ट्रेडर के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो ऐसा भी, अगर आपके पास मार्जिन पे करने के लिए बहुत सारा पैसा है, तो आप ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर आपको 10 लाख का मार्जिन पे करना है जी, और ऐसे भी प्रोडक्ट है जहाँ पर आपको सिर्फ 1000 रुपये का मार्जिन पे करना है जी। वहाँ पर अगर क्रूड ऑयल को पिच करें तो बहुत ही स्ट्रेटजिकली अच्छी जगह पे पिच है क्रूड ऑयल की। 2 टाइप के क्रूड ऑयल होते हैं, WTI में ही 2 टाइप के लॉट्स होते हैं। एक होता है 100 बैरल का लॉट, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल क्रूड ऑयल का लॉट। दूसरा होता है क्रूड ऑयल मिनी। तो क्रूड ऑयल की वैल्यू फॉर एग्जांपल चल रही है 6000 रुपीज़ पर बैरल, तो 6000 इंटू 100 6 लाख रुपए का पूरा लॉट साइज हो गया। और मान लेते हैं ब्रॉडली 20% के आसपास का मार्जिन लग रहा है, तो 1,20,000 के आसपास का आपका मार्जिन हो गया यहाँ पर। वहीं पर दूसरा क्रूड ऑयल जो है वो इसका 1/10 होता है, सिर्फ 10 बैरल का लॉट साइज, मतलब हर 1 रुपये की मूवमेंट पे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट लॉस। तो 6000 रुपीज़ पर बैरल इंटू 10, 60,000 रुपीज़ का पूरा लॉट है, तो 12,000 रुपये के आसपास का आपका मार्जिन है। इसमें आपका प्रॉफिट लॉस काफ़ी बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब आप ये सोचिए कि कोई ट्रेडर अगर इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर रहा है तो उसको 1.5-2 लाख रुपए मार्जिन पे करने की आदत है। उसमें क्रूड ऑयल मिनी के 10 लॉट आ जाएंगे आपके, आपका बड़ा क्रूड ऑयल आ जाएगा। और बड़ा क्रूड ऑयल जो है या क्रूड ऑयल जो है वो एक्चुअली में एक अच्छा खासा वॉलेटाइल प्रोडक्ट है। तो आप दिन में उसमें, और कमोडिटी मार्केट क्रूड ऑयल की मार्केट सुबह 9 बजे खुल के रात को 11:30 बजे बंद होती है, और विंटर्स में रात को 11:55 पे बंद होती है। आप ये समझिए
इक्विटी मार्केट दिन में 6 घंटे खुलती है अप्रॉक्सीमेटली, कमोडिटी मार्केट दिन में 15 घंटे खुल रही है। तो जितनी मूवमेंट इक्विटी मार्केट में 2.5 दिन में होती है, उतनी मूवमेंट कमोडिटी मार्केट में 1 दिन के अंदर हो रही है। तो आप सोचिए कि 2.5 दिन में क्या होता है। लेट अस से कल निफ्टी ऊपर गया, आज निफ्टी नीचे गया, थर्ड डे में निफ्टी फ्लैट है। अब सोचिए तीनों मूवमेंट आज 1 दिन में क्रूड ऑयल के अंदर हो रही है। सुबह के टाइम पे क्रूड ऑयल ऊपर गया, आपने बुलिश मूवमेंट खेली, फिर क्रूड ऑयल नीचे आ गया, आपने बियरिश मूवमेंट खेली, शाम को आप बाहर डिनर करने के लिए चले गए क्योंकि मार्केट फ्लैट है। क्या बात है। तो इस टाइप से आप क्रूड ऑयल के अंदर मल्टीपल मूवमेंट्स खेल सकते हो। अब ऐसे मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बिजनेसमैन हो जिनका मेजॉरिटी काम सुबह होता है, आप सुबह अपने काम किया, आपने दोपहर को आप घर आ गए, अब आपके पास अभी भी 8-9 घंटे हैं ट्रेड करने के लिए। अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे कोई ट्रेड फिट बैठता है तो सोचो इंट्राडे ट्रेडिंग में 7-8-9-10 घंटे के आसपास आप ट्रेड कर सकते हो। देन आपको लगता है कि नहीं, आज मेरा काम सुबह नहीं है, आज मेरा काम शाम को है, तो आपने सुबह ट्रेडिंग कर ली। उसके अंदर आपके पास सिर्फ एक डिसेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और कमोडिटी मार्केट जो वो मोर और लेस सिक्लिकल टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो उसमें आपके रिवर्सल्स बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। आपका ऑफिस सुबह है, अगर फ्लेक्सिबल शिफ्ट है, आपको ये पता ही नहीं है कि मेरा ऑफिस का टाइम क्या होगा अगले हफ्ते, तो आप सुबह भी ट्रेड कर सकते हो, आप शाम को भी कर सकते हो, आप रात को कर सकते हो, आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई डोमेस्टिक छोटे मोटे फैक्टर आपके क्रूड के प्राइसेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपके ग्लोबल फैक्टर क्रूड को इम्पैक्ट कर रहे हैं। मतलब आप ये आराम से इंश्योर कर सकते हो, जैसे आपने बताया कि अराउंड 2.5 लाख करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है और 40-45-46% के आसपास का ऑप्शंस में लिक्विडिटी है। तो आप सोचिए इस प्रोडक्ट को किसी के लिए हिलाना, काइंड ऑफ मैनिपुलेट, नेगेटिवली हिलाना कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। तो वहीं अगर आप किसी छोटे शेयर को देखो तो वो हिलाना रिलेटिवली आसान हो सकता है। और यहाँ पर भी तो अभी तो हमने ये बताया, ये तो इंडिया का वॉल्यूम है, दुनिया भर में वॉल्यूम कितना है, क्योंकि हम तो प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट से निकलवा रहे हैं अपना। तो अब इतनी बड़ी मार्केट को हिलाना कितना मुश्किल होगा, किसी कंट्री को बीच में आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मतलब अगर यहाँ पर सऊदी अरेबिया आके आज बोल दे कि मैं प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ, और अगर यूएस चाहता है कि प्राइसेस ना गिरें, वो स्टेटमेंट दे देगा मैं प्रोडक्शन कम कर रहा हूँ, और क्रूड के प्राइसेस एक कंट्री तक नहीं हिला पाई। Forget about the central bank, forget about the industrialist, forget about the retail participant or anyone who wants to manipulate the prices. Yes. This is the most beautiful part about the commodity market, wow. Especially metals and energy. इनको manipulate करना is almost impossible. इनको ड्राइव करना किसी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए बहुत मुश्किल काम है। वो अपना सारा पैसा लगा देंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। So true, so nice. तो जबकि ये इक्विटी मार्केट के अंदर या किसी और प्रोडक्ट के अंदर ये रिलेटिवली आसान हो सकता है अगर कोई गलत पर्सन चाहे उस चीज़ को करने के लिए। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, वेरी एक्साइटेड। इनकी चार्जेस क्या होते हैं? जैसे आपने लॉट साइज तो बता दी। यूजुअली क्या होता है कि एक रिटेल, मतलब मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ, काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं जो दोनों भी टाइप का एफ&ओ नहीं करते, ना इक्विटी का ना ही कमोडिटीज़ का। तो इसमें क्या टाइप के चार्जेस होंगे और कब इनकी एक्सपायरीज होती है? थोड़ा अगर प्रोडक्ट डिटेलिंग मिल जाता तो काफ़ी बढ़िया होता। और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं एनी टाइम? श्योर। तो ब्रॉडली आपके क्रूड और क्रूड ऑयल मिनी दोनों को ट्रेड करने में परसेंटेज चार्जेस जो हैं वो ब्रॉडली सेम है जो इक्विटी मार्केट्स के अंदर। मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू भी दिखा देता हूं उसके अंदर। तो क्रूड की एक्सपायरी मोस्टली होती है मिड ऑफ द मंथ के आसपास, जहां पर 15 से 18 के आसपास। ये वाला टाइम क्यों होता है? क्योंकि नाइमेक्स इस समय डिलीवरी देता है वहां पर अपने कॉन्ट्रैक्ट की, तो हम भी उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर इंडिया में सेम डेट पर एक्सपायरी हमारी होती है। यहाँ पर चार्जेस मैं आपको दिखा देता हूँ एक लाइव एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, लेट अस से कंपैरिजन करने के लिए मैं निफ्टी फ्यूचर में एक पोजीशन बाय करता हूँ यहाँ पर, और अगर मुझे इसका ऑर्डर एस्टिमेटर पे गया मैं, तो यहाँ पर देखिए 20 रुपीज़ की ब्रोकरेज लग रही है, बाकी छोटे मोटे कुछ चार्जेस लग रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 450 रुपये के आसपास के, और 450 और टोटल मिला के 100 रुपये, 550 रुपये के आसपास कुछ चार्जेस लग रहे हैं, जिसमें ब्रोकरेज सिर्फ 20 रुपये है, बाकी सारे जो है एक्सचेंज चार्जेस, STT, GST, सेबी चार्जेस एक्सेट्रा लग रहे हैं आपके। सेल पे अगर हम चले जाते हैं तो सेल पे ये चार्जेस आपके सामने हैं, इसमें STT बढ़ जाता है तो सारे चार्जेस मिला के अगेन 400-500-600 रुपये के आसपास आ जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट पे चलता हूँ तो क्रूड फ्यूचर अगर मैं यहाँ पर बाय करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अप्रॉक्सीमेटली सेम प्राइसेस आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं, 20 रुपीज़ के आसपास की ब्रोकरेज लग रही है और बाकी सारे चार्जेस भी हमारे सेम ही हैं। तो चार्जेस लगभग सेम है, चार्जेस सब में सेम। यहाँ पर रादर अगर हम क्रूड मिनी में चलते हैं, क्रूड मिनी में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा लॉट साइज है, आपकी ब्रोकरेज भी पूरी 20 रुपये नहीं लग पा रही है क्योंकि उसका उतना वैल्यू ही नहीं बना है, और टोटल मिला के आपके 30-40-50 रुपये के आसपास के चार्जेस लग रहे हैं जी। तो चार्जेस रादर मैं तो अपने जितने भी मेरे लोग आसपास हैं जो ट्रेड करने की शुरुआत करते हैं क्रूड ऑयल के अंदर, मैं उनको रिकमेंड करता हूं कि आप एक क्रूड ऑयल फ्यूचर की जगह 10 मिनी लॉट परचेज कीजिए।
इससे आपको प्रॉफिट बुकिंग करने में, एग्जिट करने के टाइम पे आसानी रहेगी। आप पार्शियल अपनी प्रॉफिट बुकिंग्स वगैरह कर सकते हैं। तो ब्रॉडली चार्जेस तो सेम ही है और अदर प्लेटफॉर्म भी सेम है, कुछ चेंज नहीं है। सिर्फ आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग हो सकती है, वो तो हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी होती है, बट अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर हमारा। तो जैसे आपने कहा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग हो सकती है, क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? मैं आजकल देखता हूँ काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं एक्सपायरी की अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, और जैसे कि हमने देखा क्रूड में भी ऑप्शंस में काफ़ी मोटे तगड़े वॉल्यूम्स है, मतलब मेरे हिसाब से कई सारे स्टॉक्स के ऊपर वॉल्यूम्स क्रूड के काउंटर में हो रहा है। मतलब इट इज़ रियली अमेजिंग टू सी द मार्केट पार्टिसिपेशन इज इंक्रीजिंग। सो मतलब व्हाट शुड ऑफ स्ट्रैटेजी देयर शुड बी? शुड देयर बी अ इन्वेंटरी स्ट्रैटेजी? शुड देयर बी any ratio? Is there any ratio spread like it is in gold and silver? Is there anything ratio which is happening here? Is there any Friday special opportunity? Is there anything which is after 3:30 strategy? So what is the total strategy around the crude? A lot of excitement. ओके परफेक्ट। सो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये सोचना है कि हमें स्ट्रेटजी किस बेसिस में बनानी है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, एक तो होती है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में एक होता है प्रीवियस डेटा, लास्ट वीक क्या आया था, एक होता है इस बार एक्सपेक्टेड डेटा क्या है। अगर आपकी इन्वेंट्री प्रीवियस से भी ज़्यादा है, मतलब आपकी सप्लाई जो है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गई है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा है, तो लास्ट वीक आपके पास थे 100 मिलियन बैरल्स, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार आपके पास पड़े होंगे 110 मिलियन बैरल, लेकिन जब डेटा आया यूएस से तो वो आया 130 मिलियन बैरल का, तो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है ना, मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मतलब डिमांड नहीं है, तो प्राइसेस क्रैश कर जाते हैं, प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। और अगर आपकी इन्वेंट्री एक्सपेक्टेड और प्रीवियस से कम आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई नहीं है, डिमांड ज़्यादा होगी मोस्ट लाइकली, या तो सप्लाई शॉर्ट हो रही है या डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, प्राइसेस यहाँ पर शूट अप कर जाते हैं। तो शाम को समर्स में 8 बजे और विंटर्स में 9 बजे, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अगर 8 बजे इन्वेंट्री आनी है तो 7:45 बजे से लेकर अप्रॉक्सीमेटली अगले 2 घंटे तक आपकी मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगी। अब अगर आपको ये इन्वेंट्री डेटा समझ में आता है, जो भी हमने डिस्कस किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है वैसे, अगर आप डायरेक्शन प्ले करना चाहते हो तो फ्यूचर के थ्रू कर लो, आपके लिए चीज़ें अवेलेबल है, आपके लिए इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, वो स्ट्रैटेजी भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ये नहीं समझना है कि इन्वेंट्री किस तरफ आ रही है, कैसी आ रही है, ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, लेकिन इन्वेंट्री आ रही है तो मार्केट वॉलेटाइल होने के चांसेस ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन का स्ट्रैडल फॉर्म कर सकता हूँ। स्ट्रैडल का मतलब होता है एक लॉन्ग कॉल और एक लॉन्ग पुट, तो मैंने दोनों को यहाँ पर बाय कर लिया। देखो, बड़े सिंपल सा प्रिंसिपल है, क्रूड ऑयल मोस्टली एक वॉलेटाइल प्रोडक्ट है, बिल्कुल, लेकिन कुछ टाइम पीरियड्स ऐसे हैं जब वो शांत हो जाता है। दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स भी इस समय क्रूड में ट्रेड नहीं कर रहे होते, जैसे इन्वेंट्री से थोड़ी देर पहले तक, क्योंकि इन्वेंट्री क्या आएगी किसी को मालूम नहीं है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट डेटा होता है आपका। सो इससे पहले आप चाहें तो शॉर्ट स्ट्रैडल प्ले कर सकते हैं या शॉर्ट स्ट्रैंगल प्ले कर सकते हैं, इसके बाद आप लॉन्ग स्ट्रैडल या लॉन्ग स्ट्रैंगल प्ले कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें मैं एक सजेशन जरूर दूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में प्ले करें या फ्यूचर्स में भी प्ले करें, प्लीज़ मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें यहाँ पर। उसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने 3-4 बार बोल दिया है शायद ये बात, कि क्रूड बहुत ही वॉलेटाइल प्रोडक्ट है, तो ये आपको जब बना के देगा तो बहुत अच्छे पैसे बना के देगा, और अगर आपका लॉस करवाएगा तो क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी तो आपके लॉसेस बड़े हो जाएंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि सिस्टम में स्टॉप लॉस फीड करके रखें। कभी कभी लोगों को लगता है कि कोई मेरा स्टॉप लॉस देख रहा है, वो काट के मार्केट वापस चली जाती है, ऐसा कोई थॉट रखने की जरूरत नहीं है। एज आई टोल्ड यू कि क्रूड ऑयल मार्केट एक बहुत ही लिक्विड मार्केट है, वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड मार्केट्स इन द एंटायर वर्ल्ड। इंडिया वाले स्टॉप लॉस में आपका फॉरेन पार्टिसिपेंट कौन देख रहा होगा? अगर आप मान भी ले कि इंडिया में कोई आपका देख रहा है, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं, मैं उस थ्योरी में बिलीव ही नहीं करता वैसे, लेकिन अगर पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए मान भी लें आपकी बात, तब भी हमारे प्राइसेस तो इंटरनेशनल मार्केट से आ रहे हैं। तो आप स्टॉप लॉस प्लेस करके रखिए यहाँ पर, एक बार कटेगा, 2 बार कटेगा, लेकिन आपको पता है कि मुझे अपना स्टॉप लॉस एक्जैक्टली क्या रखना है। तो क्रूड को कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रैडल स्ट्रैंगल के वर्ड यूज़ किए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे ट्रेड होते हैं। मीन टाइम मेरा एक और सवाल था आपके लिए, जैसे आपने बोला कि क्रूड ऑयल में वोलेटिलिटीज़ है, स्टॉप लॉस होने चाहिए, सारी चीज़ें, तो ऑप्शंस को जब लिमिटेड रिस्क वाला साइड पे देखा जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर अ बायर इन ऑप्शन, what should be the bet in option? That is one. And is there a possibility that because वहाँ पे एक बड़ा क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, छोटे क्रूड के कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, तो क्या बड़े और छोटे क्रूड के बीच में कोई अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है यूजुअली, या नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स के सामने? तो मेरा सवाल आपको ये था कि जब देखिए इक्विटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सेम मंथ में 2 टाइप के निफ्टी नहीं मिल रहे आपको, ये जब कमोडिटीज़ में आपके लिए अवेलेबल है,
तो क्या इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज निकल कर आती है? Yes. और क्या कैसे ढूंढे हम, कैसे धन के प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें देखने मिलेगी? सो यहाँ पर जैसे कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर आपको 3 फ्यूचर दिख रहे हैं, सितंबर फ्यूचर, अक्टूबर फ्यूचर, नवंबर फ्यूचर। जी बिल्कुल। तो इसमें इन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप नोटिस करके रखिए पहले। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में जो गैप आ रहा है, आपका जो स्प्रेड आ रहा है सितंबर अक्टूबर वाला या अक्टूबर नवंबर वाला, अगर ये स्प्रेड एक लिमिट के बियॉन्ड जाता है या एक लिमिट के अंडर जाता है, तो वहाँ पर हमारी स्प्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। देखो, कमोडिटी मार्केट में स्प्रेड्स बहुत सारे टाइप से बनाई जा सकते हैं। मे बी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम अलग से एक डिटेल्ड वीडियो कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए क्या क्या स्प्रेड्स बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सितंबर अक्टूबर में स्प्रेड आता है, अक्टूबर नवंबर में स्प्रेड आएगा। ऐसे ही क्रूड और क्रूड मिनी में स्प्रेड्स आ सकते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसे ही क्रूड मिनी में जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्रूड के जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ पर भी आपका स्प्रेड बन सकता है। तो यहाँ पर भी आप एक ऑप्शन बाय एक ऑप्शन सेल कर सकते हैं। बट एज आई मेंशन कि ये एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है जिसके बारे में हम फिर कभी डिस्कशन कर सकते हैं। सो अभी के लिए तो ब्रॉडली आप ये समझ के चलिए कि स्प्रेड्स एक ऐसी चीज़ है जो जनरली इक्विटी मार्केट्स में नहीं होती है, लेकिन कमोडिटी मार्केट में बहुत कॉमन है। जैसे क्रूड का गोल्ड के साथ भी एक रिलेशन होता है, तो इनके बीच में भी एक ट्रेड बन सकता है आपका। दिस इज कॉल्ड पेयर ट्रेडिंग। तो बाय वन प्रोडक्ट सेल अदर प्रोडक्ट, तो ऐसे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। क्रूड सितंबर, क्रूड अक्टूबर के अंदर बाय वन सेल अदर, तो आप मार्केट न्यूट्रल लो बट स्टिल यू आर गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ दिस। जैसे हमने गोल्ड सिल्वर बताया, तो गोल्ड सिल्वर वाला भी होता है। ऐसे ही क्रूड और एनजी का भी एक रिलेशनशिप है, क्योंकि इनका भी एक अच्छा खासा को रिलेशन होता है। ओके। और क्रूड के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर तो अच्छा खासा रिलेशन होता ही है, लेकिन वहाँ पर भी कभी कभी डेविएशन आ जाती है। तो ऐसा होने की वजह से आपके पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं। तो यहाँ पर अभी आज हम एक मैक्रो लेवल पे डिस्कशन कर लेते हैं कि ऐसे स्प्रेड्स नाम की चीज़ भी होती है जो इक्विटी मार्केट्स में मोस्टली नहीं होती है। दैट्स ऑल्सो अ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो जब आप बता रहे हैं इतनी सारी चीज़ें, फ्यूचर्स के मार्जिन इतने कम हैं क्रूड में, अगर 12-15 हज़ार रुपये में क्रूड ऑयल मिनी मिल रहा है, तो ऑप्शंस तो और भी सस्ते होंगे जब आप बाइंग साइड पर जा रहे हैं। या इवन जो राइटर है वो भी काफ़ी कम मार्जिन्स में राइटिंग को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, विच इज़ रियली a very costly affair when it comes to the equities or anything. One next thing which I want to really ask you and really want everybody to understand this point is that how a nifty trader maybe, or maybe any kind of derivative trader should look at crude and how it is different maybe, so for an example, I trade in equities till 3:30 and I usually square up my trades during the market time, just assuming that, then what's the opportunity for me, there in the crude and so kind of things I really want to understand. Sure, I'll explain you this. Maybe you can help us on the Dhan charts. Sure. तो यहाँ पर मैं चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर चार्ट्स पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट अप्लाई कर लिया। जी बिल्कुल। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट अप्लाई कर लिया और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे सिंपली सिर्फ 3 मूविंग एवरेजेस लगा दी। अब अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे के आसपास यहाँ पर मेरे सामने एक सेटअप बना जहाँ पर 9 पीरियड मूविंग एवरेज इज़ लेस देन 30 एंड 30 पीरियड इज़ लेस देन 100। अब 3:30 बजे मेरी मार्केट बंद हो गई थी इक्विटी मार्केट्स की। बिल्कुल। मेरा मार्जिन फ्री हो गया था। ये पैसा क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। इस पैसे को अगर मैं 4 बजे से मेरा ट्रेड बना, मैंने यहाँ पर क्रूड ऑयल को शॉर्ट कर दिया होता, चाहे ऑप्शन में कर दिया होता, चाहे फ्यूचर्स में कर दिया होता। आप यहाँ पर देखिए, इस पीरियड में अभी तक क्रूड अप्रॉक्सीमेटली 119 पॉइंट नीचे आ चुका है। ये मैं क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने एक बड़ा क्रूड ऑयल यहाँ पर ट्रेड किया होता तो 11,900 रुपये का मेरा प्रॉफिट था। मैं यहाँ पर किसी भी व्यूअर को ये नहीं चाहूँगा दैट यू शुड बी गेटिंग कैरिड अवे विद ऑल दीज प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। मैं आपको प्रॉफिट लॉसेज नहीं दिखा रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके कैपिटल पे। मैं ट्रेडर को एक बिजनेसमैन की तरह समझता हूँ। एक बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने कैपिटल पे बेस्ट रिटर्न प्रोड्यूस कर पाना। ट्रेडर का कैपिटल 3:30 बजे फ्री हो जाता है। इक्विटी मार्केट वाले ट्रेडर का वो अगले दिन सुबह तक फ्री है। अब यहाँ पर मैं फ्यूचर्स में ट्रेड भी नहीं कर रहा, बट मान लेते हैं कि मैंने अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे क्रूड ऑयल मिनी के कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। मैं एज्यूम करता हूँ कि जो आज इस मास्टर क्लास को देख रहा है वो पहली बार कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करेगा। मैंने यहाँ पर क्रूड ऑयल मिनी लगाया, ऊपर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं हमारे ओटी वेब पे। मैं सर्च बार में गया और मैंने टाइप किया क्रूड ऑयल M सितंबर, ये मैंने अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर 4 बजे के आसपास मुझे एक बियरिश होना है। बियरिश होने में मेरे सामने ये बड़ी सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो मुझे धन के प्लेटफॉर्म पे रेडीमेड मिली हुई है। जी बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पर किया बियर कॉल स्प्रेड, क्लिक कर दिया मैंने।
इसने मेरी स्ट्रेटजी बना दी। अब आप सोचिए 100 पॉइंट नीचे आने पर अप्रॉक्सीमेटली मुझे यहाँ पर इतना प्रॉफिट मिल गया होता अब तक, जो यहाँ पर आपको चार्ट पे दिख रहा है। तो ये, और ये मैं मिनी लॉट की बात कर रहा हूँ, मिनी लॉट में आपका जो मार्जिन है वो सिर्फ 20,000 रुपये के आसपास का लग रहा है। जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर मैं क्रूड की बात करता हूँ, ये रहा क्रूड ऑयल, और अगर मैं यहाँ पर एक बड़े वाले क्रूड ऑयल में एक बियर कॉल स्प्रेड क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए मेरा मार्जिन 2 लाख रुपए के आसपास का है। और ब्रॉडली आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 3,100 रुपये के आसपास का बन सकता है। और कुछ दिनों के अंदर आप ये सोचिए, हम तो सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहे हैं, इंट्राडे में अगर आपका कैपिटल यहाँ पर फ्री पड़ा हुआ था तो सिर्फ अपने फ्री कैपिटल से आपने एक क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट कर दिया, जहाँ पर आपने एक लोअर डेल्टा वाली कॉल सेल कर दी और एक हाई डेल्टा वाली कॉल बाय कर ली, एक कॉल सेल कर दी, एक कॉल बाय कर दी। तो ऐसा करने में आपका जो फ्री कैपिटल था उससे भी आपका आरओआई जनरेट हो जाएगा। और सबसे मजे की बात यहाँ पर यह है कि कमोडिटी मार्केट जो बंद रहती है ना, वो रहती है सिर्फ रात को 11:30 बजे IST के अकॉर्डिंग, वहाँ से सुबह 9 बजे तक। 11:30 बजे इंडियन मार्केट बंद होती है, अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे के आसपास US बंद हो जाता है, और 11:30 से 1 बजे के बीच में US में वॉल्यूम नहीं रहता, क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेड खत्म कर चुके होते हैं वहाँ पर। और सुबह 9 बजे तक आपका US ओपन भी नहीं हुआ है, आपका सिर्फ मेजर मार्केट जापान ओपन होती है। तो रात को 11:30 से लेकर सुबह 9 बजे तक मेजर मूव्स नहीं आते हैं मोस्टली, तो आपका गैप अप गैप डाउन होने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर मुझे थोड़े से भी चांस लग रहे हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े वीक रह सकते हैं, तो मैं यहाँ पर बियर कॉल स्प्रेड क्रिएट करके चला जाऊंगा, मैं थीटा डीके का ही बेनिफिट उठा लूंगा यहाँ से, और वो भी उस पैसे जो खाली है। अब सोचिए, अगर मेरा पैसा जो अकाउंट में खाली पड़ा हुआ था, अगर मैं उससे पूरे महीने का सिर्फ 0.5% रिटर्न जनरेट कर लेता हूँ, तो भी ये मेरा फ्री वाला कैपिटल है जिसमें मैंने कोई व्यू नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, मैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ एक्स्ट्रा पड़े हुए कैश पे। अब अगर मैं इसको एक्टिवली ट्रेड करता हूँ तो मैंने सुबह से ट्रेडिंग शुरू कर दी होगी, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 15-16 घंटे के आसपास का टाइम है इस पूरी ट्रेडिंग को करने का। तो आप सोचिए 15 घंटे में कितना थीटा डीके हो सकता है। सेम काम आपका फ्राइडे को हो सकता है कि फ्राइडे से लेकर फ्राइडे शाम को 11:30 बजे के बाद से आपकी दुनिया भर की सारी मार्केट बंद हो जाती हैं। जी बिल्कुल। अब मंडे सुबह जब आप खुलेंगे, इससे पहले कोई मार्केट नहीं खुल रही है, आपकी मार्केट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट मार्केट जो खुल रही है। तो इस पूरे पीरियड के अंदर आपके कोई मेजर मूव्स नहीं आते इन जनरल, तो यहाँ पर आपका थीटा डीके का बेनिफिट मिल सकता है। जी बिल्कुल। आपकी जो एक्सपायरी आ रही है उससे पहले आपको बेनिफिट मिल सकता है। ये सारा तो वो वाला टाइम पीरियड है जब आप एक इजी मनी कमा सकते हैं। अगेन मैं आपको ल्योर नहीं करना चाहता किसी चीज़ के अंदर कि बहुत ही इजी मनी है। ऑफ कोर्स यू आर टेकिंग द रिस्क, तो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग योर रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन ब्रॉडली ऑप्शन सेलिंग करके आपको यहाँ पर एक पीसफुल इनकम जनरेशन हो सकती है कंपेयर टू एनी अदर वॉलेटाइल प्रोडक्ट। तो क्या धन के प्लेटफॉर्म पर OT पर किस तरह से हम राइटर्स की स्ट्रैटेजी ढूंढ सकते हैं, या किस तरह से हम किसी भी टाइप की ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पर काम कर सकते हैं? अगर उसका एक एग्जाम्पल मिल जाता तो काफ़ी अच्छा होता। साथ में मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने फ्यूचर्स के जो वैरायटी ऑफ ट्रेड्स अवेलेबल है, किस तरह से स्प्रेड्स हो सकते हैं, विच आर इंपॉर्टेंट डेज, सारी चीज़ें कवर करी। ऑप्शंस को लेकर के भी आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमें डिटेल में बताई है। तो फ्राइडे पे क्या हो सकता है, इन्वेंट्रीज पे क्या हो सकता है, वेडनेसडेज पे क्या हो सकता है, काफ़ी सारा डिस्कशंस रहा। तो क्या आपकी कोई फेवरेट स्ट्रैटेजी है जो आप क्रूड में हमेशा करते हैं, और अगर करते हैं तो कौन सी वो स्ट्रैटेजी है जो यूजर्स एकदम प्रो तरीके से जिसे देख सकते हैं? श्योर, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग टू अ वेरी प्रो ट्रेडर मिस्टर हिमांशु अरोड़ा। श्योर, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। तो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। जी ज़रूर। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे आने से पहले, तो जो व्यूअर पहली बार कमोडिटी मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ नहीं आता मार्केट के अंदर, आपको कुछ आने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ एक व्यू होना चाहिए आपका कि आपको जो अभी तक हमने फंडामेंटल डिस्कस करे, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है कि प्राइसेस कहाँ पर जा सकते हैं, इवन दो इट इज़ अ गेस वर्क। तो यहाँ पर देखिए, हम जब अपने OT वेब पे आते हैं optionstrader.dhan.co, यहाँ पर मैं आया और मैं यहाँ पर आया एनालाइज पे। एनालाइज पे क्लिक करके मुझे मिला ये मार्केट आउटलुक। मार्केट आउटलुक पे जाके मैंने चेक किया, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इनको ये बताना है कि क्रूड ऑयल मिनी जो भी 5600 चल रहा है, मुझे लगता है, अच्छा मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आज वेडनेसडे है और अभी 8 बजने वाले हैं, और मैंने 8 बजे इन्वेंट्री देखी कि वो एक्सपेक्टेड से भी कम है और फॉरकास्ट से भी कम है। जी बिल्कुल। अब मुझे फंडामेंटली पता है कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे, मैं मान लेता हूँ कि ऐसा होने वाला है। प्राइसेस चल रहे हैं 5605। मैंने यहाँ पर सिर्फ ये फीड करना है कि मुझे क्या लग रहा है आने वाले एक्सपायरी तक प्राइसेस कितने जा सकते हैं। मुझे लगता है प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे,
तो मैंने टाइप किया कि प्राइसेस चले जाएंगे 5650 पे, मतलब यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1% ऊपर। फाइंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, इसने मुझे निकाल के बता दी कि ये 4 स्ट्रैटेजीज हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मैं मिनी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं जहां पर सिर्फ 20,000 का मार्जिन चाहिए, तो यहां पर प्रॉफिट लॉस आपको दिख रहे हैं, 1500 का प्रॉफिट, 1000 रुपये का लॉस, 1000 रुपये का प्रॉफिट, 800 रुपये का लॉस। यही अगर मैं फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल में देखता हूं और मैं यहां पर बोल देता हूं कि मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे जाएंगे, तो 5606 पे प्राइसेस चल रहे हैं, मैंने बोला प्राइसेस जाएंगे 5500 पे, अराउंड 2% नीचे। फाइंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, अब इसने मुझे मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बता दी, जिसमें मुझे दिख रहा है बियर कॉल, बियर पुट, लॉन्ग स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट किसी स्ट्रैटेजी में 5,000 के आसपास का हो सकता है, मैक्सिमम लॉस 3,000 के आसपास का हो सकता है, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से 14,500 का प्रॉफिट हो रहा है बियर पुट स्प्रेड में मैक्सिमम, और 10,000 के आसपास का लॉस हो सकता है। ऐसी इसने मुझे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज निकाल के दिखा दी हैं मेरे रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग और मेरे बिहेवियर के अकॉर्डिंग और मेरे व्यू के अकॉर्डिंग। मैं इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ यहाँ पर जाकर एग्जीक्यूट करना है, या फिर पहले मैं सीन बिल्डर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बिल्डर में चेक किया, ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से दिख रही है। मार्केट के अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5% नीचे जाने पर ये स्ट्रैटेजी मुझे प्रॉफिट देना शुरू कर देगी और मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट लेकर मार्केट से बाहर हो जाऊँगा। तो ये रेडीमेड चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना है, फीड करना है कि आपको क्या लग रहा है। हाँ, अगर आप स्ट्रैटेजी बनाना चाहें तो स्ट्रैटेजी बिल्डर में यहाँ पर आके मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें से आपको लगता है कि मुझे कोई लेग चेंज करने की जरूरत है, वो यहाँ से कर सकते हैं, दैट्स परफेक्टली अलाउड, और फिर आप सीधा उसको यहाँ से एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। रियली गुड। तो पहले तो हुआ ये वाला आंसर। अब मैं आपके वो लास्ट क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि किसी को अगर टेक्निकल के बेसिक भी नहीं आते, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो टेक्निकल में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, मेरे लिए तो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, और वो स्ट्रैटेजी समझाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था, पिछले 2-3 साल के अंदर कुछ कंपनी के शेयर्स थे वो 4 गुना हो गए। आपका क्विक सर्विस रेस्टोरेंट वाला जो कंपनी है, 70 वाला शेयर अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपीज़ के आसपास का हो गया। एक डिफेंस कंपनी है, एक टेक्सटाइल कंपनी है, उसका शेयर भी 10 गुना हो गया पिछले कुछ सालों के अंदर। आपको लगता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस 10 गुना हो सकते हैं इमीडिएटली? बहुत मुश्किल है। रीज़न है कि अगर प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो जो प्रोड्यूसर है वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। जी बिल्कुल। सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइसेस कम आ जाएंगे। बिल्कुल। इंडिया जैसा कंज्यूमर अपनी डिमांड को होल्ड कर लेगा। बिल्कुल। वो कहेगा मैं कम कंज्यूम करूंगा अब इसके बाद। तो क्योंकि ये रियल डिमांड सप्लाई पे बेस्ड है, ये हवाबाजी नहीं होती यहाँ पर कि डिमांड सप्लाई क्रिएट कर दी जाए, तो यहाँ पर रियल डिमांड सप्लाई है। तो कमोडिटी मार्केट जब थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, वहाँ से वापस नीचे आती है। अगर वो ज़्यादा नीचे की तरफ स्ट्रेच हो जाती है, वो वापस ऊपर जाती है। तो इट इज़ मोर सिक्लिकल इन नेचर। तो इस बेसिस पे मैं रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जी बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे धन चार्ट्स पे गया और मैं लाइव प्राइसेस तो यूज़ नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, जब आपके प्राइसेस जो हैं वो यहाँ से लगातार बढ़ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे में प्राइसेस बढ़े हैं 42 डिग्री एंगल से अप्रॉक्सीमेटली 1.5% के आसपास। एक इंडिकेटर होता है RSI विच इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो आपको बताता है कि प्राइसेस किस स्ट्रेंथ से बढ़े हैं। तो प्राइसेस तो बढ़े लेकिन स्ट्रेंथ कम हुई है। तो प्राइसेस बढ़े लेकिन आपकी स्ट्रेंथ में वीकनेस दिखाई दी। जहां पर प्राइसेस 42 डिग्री एंगल से बढ़े थे, वहां पर जो वीकनेस दिखी, जो डाउनसाइड आई, वो -57 डिग्री एंगल से आई। तो इसका मतलब प्राइसेस बढ़े लेकिन स्ट्रेंथ से नहीं बढ़े। इसका मतलब यहां पर मार्केट का टॉप है और यहां से आप नोटिस करेंगे आपको एक डिसेंट डाउनसाइड देखने को मिल जाएगी। ओके, वाह। ठीक उस तरीके से अगर आपके प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं, जैसे आप यहां पर देखिए, इस जगह पर आपके प्राइसेस यहां से यहां तक लगातार गिरे जी, लेकिन आपका जो RSI था वो नहीं गिरा, वो रादर ऊपर गया। और आप नोटिस कीजिए यहाँ पर आपका बॉटम लगा हुआ था, उसके बाद आपको प्राइसेस में 5-5.5% के आसपास का मूव देखने को मिला। ऑफ कोर्स इस स्ट्रैटेजी में बहुत सारी डिटेल्स और भी हैं, तो हमारे इस चैनल पे कमोडिटी बाय धन पे वी आर पोस्टिंग मैनी वीडियोस जहाँ पर हम कमोडिटी बाय धन में क्रूड ऑयल की स्ट्रैटेजीज, नेचुरल गैस की स्ट्रैटेजी, वो सारी डिटेल में भी कवर कर रहे हैं हम यहाँ पर। लेकिन एक ब्रॉडर आइडिया मैं आपको यहाँ पर देना चाहता था अपने व्यूअर्स को, वो ये है कि आपको रिवर्सल स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी काम करती दिखेंगी क्रूड ऑयल के अंदर और कमोडिटी मार्केट इन जनरल के अंदर भी। सो यहाँ पर हमारे चैनल पे फंडामेंटल्स को लेकर, टेक्निकल्स को लेकर, दोनों को साथ में अप्लाई करके डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज बहुत सारी हमने कवर करी भी और आने वाले कुछ महीनों के अंदर हम कवर करने भी वाले हैं। सो जिसमें से एक स्ट्रैटेजी जो मेरी सबसे फेवरेट है वो है RSI की डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी। तो जब कभी मुझे RSI में डाइवर्जेंस देखने को मिलती है, मैं वहाँ पर बहुत ही एक्टिव हो जाता हूँ अपने इस ट्रेड को लेकर और मुझे जनरली वहाँ पर अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जिस डिटेलिंग से आज आपने क्रूड के प्रोडक्शन, कंजम्पशन
एंड फंडामेंटल्स पे बातें करी, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे बातें करी. इट वाज रियली ग्रेट. आई एम श्योर सारे लोग जो आज सुन रहे हैं उनको काफ़ी सवाल होंगे आगे आपसे फिर बात करने के लिए, आपको फिर सुनने के लिए कि स्प्रेड्स का डिटेलिंग क्या होता है, ऑप्शंस का डिटेलिंग क्या होता है, और विच आर द राइट टाइम्स व्हेन यू नो दे शुड रियली कम एंड बिकम द प्रो ट्रेडर लाइक यू. इट वाज रियली गुड टू सी and good to have you over here on this show once again. I am sure we will continue to have this kind of work with you for the new work which is Commodities by Dhan. Thank you so much Himanshu ji. थैंक यू सो मच. और मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलूँगा कि अगर आपका किसी भी डिस्कशन को लेकर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई फॉलोअप क्वेश्चन है, कोई काउंटर क्वेश्चन है, किसी डेटा पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, किसी स्ट्रैटेजी पे पूछने हैं, तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा. वी विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस. और आपका जो भी क्वेश्चन आएगा मैं पर्सनली उसको सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगा. सर, आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. दे वर वेरी वेरी इंसाइटफुल. आई एम वेरी वेरी श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी. सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं. थैंक यू. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.